एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ थी। हर किसी के हाथ में बोर्डिंग पास था। कहीं ट्रॉली के पहियों की आवाज गूंज रही थी तो कहीं फ्लाइट की अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी। लोग जल्दी में थे, कोई भाग रहा था तो कोई फोन पर बात कर रहा था। वहीं एक कुर्सी पर बैठी थी सुमन शर्मा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसकी फ्लाइट का वक्त करीब आ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी बैग पर गई तो उसने बैग खोली और देखा तो बैग में सारे कागजात थे, टिकट था, मोबाइल था, पर्स भी थी, लेकिन सबसे जरूरी चीज गायब थी, उसका पासपोर्ट। दरअसल पासपोर्ट घर पर ही रह गया था। उस पल सुमन के माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, पासपोर्ट तो घर पर ही रह गया, अब क्या होगा? फ्लाइट तो मिस हो जाएगी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह तुरंत बाहर निकली, गाड़ी में बैठी और तेज रफ्तार से घर की तरफ निकल पड़ी। अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह पासपोर्ट मिल जाए और वह समय पर एयरपोर्ट वापस पहुंच सके ताकि फ्लाइट मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये छोटी सी गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। ये गलती उसे एक ऐसे सच के सामने लाकर खड़ा कर देगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर लौटकर वो एक ऐसा रहस्य देखने वाली थी जो उसके पूरे जीवन को हिला देने वाला था। जब वो अपनी ही घर की खिड़की के बाहर पहुंची ही थी कि अंदर की बातें बाहर रह आ रही थी, तो खिड़की के बाहर खड़ी होकर अंदर की बातें सुनने लगी। तभी उसे समझ आया कि कभी कभी किस्मत हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, सुमन शर्मा की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना और एक लाइक और हाइप भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब वो पासपोर्ट लेने एयरपोर्ट से घर लौटी थी। लेकिन असली कहानी उससे भी पहले शुरू हो चुकी थी, बहुत पहले, जब उसने अपनी बेटी को अपने घर रहने के लिए बुलाया था। तब उसे लगता था कि परिवार का मतलब एक दूसरे का साथ रहना होता है। तब उसे लगता था कि माँ का फर्ज सिर्फ बचपन तक नहीं, बल्कि जिंदगी भर बेटी की पीठ पीछे खड़े रहना होता है। सुमन की बेटी प्रिया की शादी को 4 साल हो चुके थे। प्रिया का पति विक्रम सुमन को अच्छा इंसान लगता था। शादी से पहले जब भी मिलता बहुत नम्र और संस्कारी दिखता था। उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिली थी और ट्रांसफर होकर वो उसी शहर में आ गया था जहां सुमन रहती थी। सुमन का अपना घर था, 3 बेडरूम वाला बड़ा और सुंदर घर, जो उसके पति ने अपनी मेहनत से बनवाया था। 5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था और उसके बाद सुमन उस घर में अकेली रहती थी। उसके पति की नौकरी से अच्छी पेंशन मिलती थी और सालों की बचत भी थी। जब प्रिया ने फोन पर बताया कि विक्रम का ट्रांसफर उसी शहर में हो गया है जहां सुमन रहती है, तो सुमन को बहुत खुशी हुई। उसे लगा अब उसकी बेटी पास रहेगी और सब एक साथ रहेंगे, जिससे उसका अकेलापन दूर हो जाएगा और वो बेटी की देखभाल भी कर सकेगी। इसलिए सुमन ने तुरंत उन्हें अपने घर रहने का न्योता दे दिया। वह बोली, नया किराए का घर क्यों ढूंढते हो? मेरे घर में जगह है ना, 3 बेडरूम है, तुम दोनों आराम से रह सकते हो। प्रिया को यह आइडिया पसंद आया और विक्रम ने भी हाँ कर दिया। उसने कहा, मम्मी, ये बहुत अच्छा होगा, हम आपके साथ रहेंगे और आपकी देखभाल भी करेंगे, आप भी अकेले नहीं रहेंगी। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। जब प्रिया और विक्रम सुमन के घर रहने आए तो सुमन को लगा जैसे उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर गए हैं। घर में फिर से रौनक आ गई थी। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता करना, एक साथ खाना खाना, शाम को गप्पे मारना, ये सब सुमन को बहुत अच्छा लगता था। सुमन मास्टर बेडरूम में ही रही और उन्हें दूसरा बड़ा बेडरूम दे दिया। तीसरा कमरा स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल होता था, जहां पुराना सामान रखा था। घर के खर्च में सुमन उनकी मदद करती थी। बिजली का बिल, पानी का बिल, किराने का सामान, सब में उसका हिस्सा होता था। कभी कभी पूरा खर्च वो ही उठाती थी। उसे लगता था कि दोनों नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पैसे बचाने चाहिए और भविष्य बनाने चाहिए। पहले कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। प्रिया अपनी माँ सुमन से बहुत प्यार से बात करती, रसोई में साथ आकर खाना बनाती थी,
फिर दोनों मिलकर टीवी देखती थी। विक्रम भी ऑफिस से लौटकर अपनी सास सुमन शर्मा से अच्छे से बात करता था। कभी कभी बाजार से उसके लिए कुछ लाता भी था, जिससे सुमन को लगता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, बहुत बारीक तरीके से। इतनी बारीक कि शुरुआत में सुमन को पता ही नहीं चला। पहले छोटी छोटी बातें थीं। विक्रम घर आकर सीधा अपने कमरे में जाता और दरवाजा बंद कर लेता, या प्रिया खाना बनाते वक्त कहती, मम्मी तुम आराम करो, मैं कर लूंगी। लेकिन उसके लहजे में पहले वाली अपनापन नहीं रह गया था। और फिर धीरे धीरे ये बदलाव और साफ दिखने लगे। अब प्रिया और विक्रम दोनों ज्यादा वक्त अपने कमरे में बिताने लगे, जिससे सुमन से होने वाली बातचीत धीरे धीरे कम हो गई। वो कुछ पूछती तो जवाब 2 शब्दों में मिलता। यहां तक कि खाना भी अब अलग अलग होने लगा था। जहां पहले तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन अब विक्रम कहता, मुझे ऑफिस का काम है, इसलिए मैं कमरे में ही खा लूंगा, और प्रिया भी उसके साथ चली जाती। फिर सुमन अकेली रसोई में या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती और मन में बार बार सोचती, ऐसा क्या हो रहा है? क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मैं उनके बीच में आ रही हूं? हालांकि सुमन ने कई बार प्रिया से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, बेटी क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? यहां रहकर तुम दोनों खुश तो हो ना? इस पर प्रिया कहती, हाँ मम्मी, सब ठीक है, बस ऑफिस का काम बहुत है, विक्रम पर टेंशन है, इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। लेकिन सुमन को लगता था कि बात इतनी साधारण नहीं है, बल्कि कुछ और है जो प्रिया उसे नहीं बता रही, क्योंकि सुमन अपनी बेटी प्रिया को बचपन से जानती थी। उसकी आंखों से, उसके लहजे से उसे पता चल जाता था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही महीने बीतते गए और हालात और बिगड़ते गए। अब सुमन को खुलकर नजरअंदाज किया जाने लगा था। अगर वो किसी चीज पर सलाह देती तो विक्रम चिढ़ जाता। एक बार सुमन ने कहा, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, शायद हमें बिजली थोड़ी कम इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पर विक्रम ने बहुत रूखे लहजे में कहा, मम्मी आप फिक्र मत करो, बिल हम भर देंगे। उसके बोलने में इतनी कड़वाहट थी कि सुमन को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा, शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, शायद ये मेरा घर होने के बावजूद मुझे चुप रहना चाहिए। एक और वाकया आज भी सुमन को याद है। उसकी कुछ पुरानी सहेलियां कभी कभी उससे मिलने आती थीं। एक बार उसकी 2 सहेलियां घर आईं तो तीनों बैठकर चाय पी रही थीं और गप्पे मार रही थीं। तभी विक्रम ऑफिस से लौटा। उसने सुमन और उसके सहेलियों को देखा और बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे में चला गया। सुमन की सहेलियों को यह तरीका अजीब लगा तो एक ने धीरे से सुमन से पूछा, सुमन सब ठीक तो है ना? तो सुमन ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अंदर से उसे बहुत दुख हुआ। सहेलियों के जाने के बाद प्रिया सुमन के पास आई और बोली, मम्मी आगे से अगर कोई आपकी सहेलियां आए तो पहले ही बता देना, क्योंकि विक्रम को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। ये सुनकर सुमन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरी घोंप दी हो, क्योंकि ये उसका घर था और उसकी सहेलियां थीं और उसे अपने ही घर में किसी को बुलाने के लिए इजाजत लेनी पड़ रही थी। इसलिए इसके बाद सुमन ने अपनी सहेलियों को घर पर बुलाना ही बंद कर दिया। घर की बजाय वो उन्हें बाहर किसी कॉफी शॉप में मिलने लगी। उसे लगा शायद यही सही है, शायद इससे घर में शांति रहेगी। लेकिन शांति नहीं आई, बल्कि तनाव और बढ़ गया। सुमन को साफ महसूस होने लगा कि वो अपने ही घर में बोझ बन गई है। उसकी मौजूदगी उन्हें परेशान करती है, उसका बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसका वहां होना उनके आजादी पर बंदिश लगाता है। एक दिन सुमन रसोई में खड़ी बर्तन मांज रही थी। तब विक्रम और प्रिया अपने कमरे में बात कर रहे थे। उनका कमरा रसोई से सटा हुआ था और दीवारें पतली थीं, इसलिए उनकी आवाजें सुमन को साफ सुनाई दे रही थीं। शुरू में सुमन ने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे अपना नाम सुनाई दिया। विक्रम कह रहा था, यार ये हालत अब हाथ से निकल रही है, घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है, हमें बिल्कुल प्राइवेसी नहीं मिलती। प्रिया ने धीरे से कुछ जवाब दिया जो सुमन को ठीक से सुनाई नहीं दिया। फिर विक्रम बोला, हमें अपना घर चाहिए, अपनी जगह चाहिए,
यहाँ हमेशा लगता है जैसे हम किसी के घर में रह रहे हैं। इतना सुनते ही सुमन के हाथ से बर्तन गिरते गिरते बचा। उसने नल बंद किया और वहीं खड़ी होकर सुनती रही। प्रिया बोली, लेकिन वो मेरी मम्मी है, मैं क्या करूं? विक्रम ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है ना। उस रात सुमन को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटी सोचती रही, वो क्या करे? ये उसका अपना घर है। उसके पति ने इसे अपनी मेहनत से बनाया था। उसकी जिंदगी के सबसे सुंदर पल इसी घर में बीते थे और आज उसी घर में उसे लग रहा था कि वो कोई अनजान है। और उसने अपनी बेटी को घर बुलाया था क्योंकि उसे बेटी पास चाहिए थी ताकि सब एक साथ रहे। यही उसकी इच्छा थी। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद ये उसकी गलती थी। शायद उसे उन्हें अपना अलग घर ढूंढने देना चाहिए था। अगले कुछ हफ्तों में सुमन ने खुद को और अंदर समेट लिया। वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहने लगी। सुबह बहुत जल्दी उठकर सुमन चाय बनाती और प्रिया विक्रम के रसोई में आने से पहले ही अपने कमरे में ले जाती। वो खाना बनाती, लेकिन अब तीनों एक साथ नहीं खाते थे। सुमन अपना खाना अपने कमरे में ले जाती। उसने टीवी देखना भी बंद कर दिया क्योंकि लिविंग रूम में बैठने से उन्हें परेशानी होती थी। इसलिए अब वो अपने कमरे में ही मोबाइल पर कुछ देखती या किताब पढ़ती। उसकी पूरी जिंदगी एक कमरे तक सिमट गई थी। वो अपने ही घर में एक मेहमान की तरह रहने लगी थी। एक दिन उसकी पुरानी सहेली रीता ने फोन किया। वो बोली, सुमन कैसी हो? बहुत दिन हो गए मिले नहीं, कहीं घूमने चले? सुमन ने कहा, हाँ रीता, मैं भी यही सोच रही थी, कहीं चलना चाहिए। रीता बोली, तो चलना, किसी हिल स्टेशन चलते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ये आइडिया सुमन को बहुत अच्छा लगा। उसने मन में सोचा, हाँ, कुछ दिन घर से दूर रहूंगी तो मन हल्का होगा और उन्हें भी थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। इसलिए सुमन ने रीता को हाँ कहा और बोली, ठीक है, प्लान करते हैं। फिर दोनों ने 7 दिन की छोटी सी ट्रिप प्लान की, एक सुंदर हिल स्टेशन जाने का। होटल बुक किया, टिकट लिए और सुमन ने अपने लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू किया। फिर सुमन ने प्रिया को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। इस पर प्रिया ने बस इतना कहा, ठीक है मम्मी, जाओ। तब उसके लहजे में ना फिक्र थी, न रोकने की कोशिश, बल्कि जैसे उसे राहत मिली हो। विक्रम ने सिर्फ सिर हिलाया। हालांकि सुमन को बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये सबके लिए अच्छा है। उसे भी ब्रेक चाहिए और उन्हें भी। यात्रा के दिन सुबह सुमन ने अपना सूटकेस तैयार किया। कपड़े रखे, दवाइयां रखी, पर्स रखा, मोबाइल चार्जर रखा। सब कुछ अच्छे से चेक किया। प्रिया को बोला कि वो निकल रही है। प्रिया ने सिर्फ हाँ कहा और अपने काम में लग गई। विक्रम तो पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। सुमन ने घर का दरवाजा बंद किया, गाड़ी में बैठी और एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी। रीता पहले से एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। दोनों ने वहां मिलने और एक साथ चेक इन करने का प्लान बनाया था। एयरपोर्ट पहुंचते ही भीड़ दिखी। हर तरफ लोग, सूटकेस और फ्लाइट की अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी। सुमन ने रीता को फोन किया, तू कहां है? रीता बोली, मैं चेक इन काउंटर के पास हूं। सुमन अपना सूटकेस खींचते हुए उस तरफ गई। काउंटर के पास पहुंचकर रीता उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, चल शुरू करते हैं अपना सफर। दोनों लाइन में लग गईं और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जब सुमन की बारी आई तो काउंटर पर खड़ी लड़की ने टिकट और पासपोर्ट मांगा। सुमन ने बैग खोली तो टिकट मिला, लेकिन पासपोर्ट ढूंढने पर भी नहीं मिला। फिर उसने पूरी बैग छान मारी, हर जेब चेक की, सूटकेस भी खोला, लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं था। सुमन के माथे पर पसीना आ गया, उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसे याद आया कि कल रात वो कागजात चेक कर रही थी और पासपोर्ट ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। वो उसे बैग में वापस रखना भूल गई थी। उसने रीता को सब बताया और कहा, मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। रीता बोली, सुमन, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, तू जल्दी जा और वापस आ, शायद पकड़ ले। सुमन ने अपना सूटकेस रीता के पास छोड़ा और दौड़कर बाहर गाड़ी की ओर भागी। गाड़ी में बैठते ही वो तेज रफ्तार से घर की ओर निकल गई। रास्ते में ट्रैफिक था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी,
हे भगवान, जल्दी से घर पहुंचा दे, पासपोर्ट ले लूं और फिर एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, शायद फ्लाइट मिल जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि ये घर लौटना उसकी जिंदगी बदल देगा। ये पासपोर्ट भूलना उसके लिए वरदान बनने वाला था, और ये गलती उसे एक ऐसे सच के सामने लाकर खड़ा कर देगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर के गेट के पास पहुंचकर सुमन गाड़ी से जल्दी से उतारी और गाड़ी वाले को रुकने को बोली। फिर उसने सोचा जल्दी अंदर जाकर पासपोर्ट लेकर निकलना है। उसने चाबी निकाली और दरवाजे की ओर गई। तभी अंदर से आवाजें आई तो सुमन रुक गई। वो प्रिया की आवाज थी। वो किसी से बात कर रही थी, शायद विक्रम से, लेकिन विक्रम तो ऑफिस गया था ना। तभी सुमन के कानों में विक्रम की आवाज पड़ी। वो घर पर ही था, शायद ऑफिस नहीं गया था या जल्दी लौट आया था। सुमन दरवाजे के पास जाकर रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। प्रिया की आवाज उदास थी, थोड़ी डरी हुई भी। वो कह रही थी, लेकिन ये ठीक नहीं है। विक्रम की आवाज ठंडी और सख्त थी। वो बोला, सही गलत की बातें मत कर, हमें अपने भविष्य का सोचना है। सुमन और करीब गई। खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर झांकने की कोशिश की। पर्दे हल्के से हिल रहे थे और अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो दरवाजा खटखटाए या नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था। शायद अंदर से कुछ उसे रोक रहा था। शायद उसे लग रहा था कि उसे ये सब सुनना ही चाहिए। तभी विक्रम फिर बोला, प्रिया, हम ऐसे कितने दिन रहेंगे? ये घर बहुत अच्छा है, अच्छे इलाके में है, इसकी कीमत भी बहुत है और हमें इसकी जरूरत भी है। इतना सुनते ही सुमन के पांव तले जमीन खिसक गई। वो सुन रही थी, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो सचमुच ये सब सुन रही है? उसका दामाद सचमुच ऐसी बातें कर रहा है और उसकी बेटी ये सब सुनकर भी चुप है। सुमन के हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो वहीं खिड़की के पास खड़ी होकर सब सुनती रही। प्रिया रोते हुए बोली, विक्रम प्लीज, ये ठीक नहीं है। वो मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी ने हमें अपने घर में रहने दिया, हमारी देखभाल की, हमारे खर्च में मदद की। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। लेकिन विक्रम ठंडे और सख्त लहजे में बोला, ये धोखा नहीं है, ये प्रैक्टिकल सोच है। देख, हमें अपना स्टार्टअप शुरू करना है, हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए ये घर हम बेच सकते हैं या इस पर लोन ले सकते हैं। इससे हमें अच्छी रकम मिल जाएगी और तेरी मम्मी को तो पेंशन मिलती ही है ना, ऊपर से उनकी बचत भी है, तो वो भी हमें मिलनी चाहिए। हम उनकी देखभाल करेंगे, बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। सुमन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरी घोंप दी हो। उसकी अपनी बेटी और दामाद उसके पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी योजनाएं बना रहे थे। वो उसका घर लेना चाहते थे, उसकी पेंशन चाहिए थी, उसकी जिंदगी भर की बचत चाहिए थी और बदले में उसे एक छोटे फ्लैट में भेजना चाहते थे। वो घर जिसमें सुमन ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, वो घर जिसे उसके पति ने अपनी मेहनत से बनाया था, उसे उससे छीन लिया जाना था, और वो भी उसकी अपनी बेटी के हाथों। ये सब सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया, क्योंकि उसे और सुनना था, उसे पूरा सच जानना था। उनके दिमाग में ठीक ठीक क्या चल रहा है वो सब। तभी विक्रम आगे बोला, देख प्रिया, ये ट्रिप बहुत अच्छा मौका है। तेरी मम्मी 7 दिन के लिए बाहर है। इस वक्त हम कुछ चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक वकील से बात कर चुका हूं। वो कहता है कि अगर तेरी मम्मी की सहमति मिल जाए या किसी तरह पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाए तो हम घर अपने नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं, फिर उस पर लोन ले सकते हैं या बेच सकते हैं। प्रिया बोली, लेकिन मम्मी कभी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देंगी। वो समझदार हैं, उन्हें पता है कि ये घर उनका है। विक्रम शांत स्वर में बोला, देंगी, हमें बस सही तरीके से समझाना होगा। हम उन्हें कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, अगर कोई इमरजेंसी आई तो हम उनकी मदद कर सकें। वैसे भी बुजुर्ग लोग भावुक होते हैं, वो मान जाएंगी, और एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई तो आगे का सब आसान है। उस पल सुमन को पूरी तरह समझ आ गया कि ये लोग सिर्फ उसका घर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी भर की कमाई लूटना चाहते थे। उसकी पेंशन, उसकी बचत, उसका घर, सब कुछ।
और बदले में उसे एक छोटे फ्लैट में ठूंस देना चाहते थे, जहां वो अकेली रहकर धीरे धीरे खत्म हो जाए। सुमन के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मन में ठान लिया, अब तुरंत अंदर नहीं जाना, अब पहले कुछ सोचना है, फिर योजना बनानी है। ये सोचकर सुमन चुपके से वहां से हट गई, गाड़ी में बैठी और कुछ देर वहीं शांत बैठी रही। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो सोच रही थी, अब क्या करूं? अंदर जाकर उनसे सामना करूं, कहूं कि मैंने सब सुन लिया है? लेकिन तुरंत उसे लगा, नहीं, अगर अभी बताऊंगी तो वो सब इनकार कर देंगे, कहेंगे कि मैंने गलत समझा, वो बस गप्पे मार रहे थे, और फिर वो और सावधान हो जाएंगे। मुझे पहले सबूत चाहिए, मुझे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है। यह सोचकर उसने रीता को फोन किया और कहा, मुझे ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी, कोई इमरजेंसी आ गई है। रीता ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो सुमन ने कहा, बाद में बताऊंगी, तू अकेले जा, मैं अगली बार आऊंगी। रीता को बुरा लगा, लेकिन उसने समझ लिया। सुमन एयरपोर्ट गई, अपना सूटकेस वापस लिया और सीधे घर जाने की बजाय अपने पुराने दोस्त अरुण श्रीवास्तव के पास चली गई। अरुण उसके पति का बहुत पुराना दोस्त था और रिटायर्ड वकील भी था। सुमन को पता था कि वही उसकी मदद कर सकता है। जब सुमन अरुण के घर पहुंची तो वो चाय पी रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ सुमन भाभी, कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, बहुत गंभीर मामला है। अरुण का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, बताओ क्या हुआ भाभी? फिर सुमन ने उसे सब बता दिया। खिड़की के बाहर खड़ी होकर सुनी हर वो बात, विक्रम और प्रिया की योजनाएं, घर लेने का प्लान, बचत, पेंशन और उसे छोटे फ्लैट में भेजने का विचार भी। अरुण ध्यान से सुनता रहा। सुमन ने खत्म किया तो उसने गहरी सांस लिया और बोला, सुमन भाभी, ये बहुत गंभीर बात है, अपने वक्त पर बताया, ये अच्छा हुआ। अब हमें तुरंत कुछ कदम उठाने होंगे और सबसे पहले आपकी संपत्ति सुरक्षित करनी होगी। आपके घर के कागजात कहाँ हैं? सुमन ने कहा, बैंक लॉकर में। अरुण बोला, बहुत अच्छा, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपकी जानकारी के बिना कोई आपकी प्रॉपर्टी से कुछ न कर सके। मैं कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस में एक नोटिस दाखिल करूंगा कि आपकी संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा सिर्फ आपकी मौजूदगी में ही हो सकता है। इससे अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी और तरीके से कुछ करने की कोशिश करेगा तो मुमकिन नहीं होगा। यह सुनकर सुमन को पहली बार राहत मिली। वह बोली, शुक्रिया अरुण जी, आपकी मदद से मुझे थोड़ा सहारा मिल रहा है। इस पर अरुण बोला, और भी बहुत कुछ करना है भाभी। आपके बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट सब सुरक्षित करने होंगे। कल हम बैंक जाएंगे और सारे अकाउंट से नॉमिनी बदल देंगे या कोई ट्रस्ट बनाएंगे ताकि आपके पैसों पर सिर्फ आपका ही कंट्रोल रहे। इस बात पर सुमन ने सिर हिलाया तो अरुण आगे बोला, और एक बात भाभी, अब आपको घर लौटना होगा, लेकिन ऐसे दिखाना होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मतलब आप कुछ नहीं जानती। उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि आप उनकी सारी बातें सुन ली हैं। इसलिए आपकी पूरी तरह नॉर्मल व्यवहार करना है ताकि उन्हें शक ना हो, और इस बीच हम सारे कानूनी काम पूरा कर लेंगे। सब सुरक्षित हो जाए तब आप उनके सामने आ सकती है। इस पर सुमन बोली, लेकिन अरुण जी, उनके सामने नाटक करना बहुत मुश्किल है। अरुण ने उसका हाथ थामा और बोला, सुमन भाभी, आप बहुत मजबूत है, आप ये कर सकती हैं। अपने हक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद सुमन अरुण के घर से निकली और अपने घर की ओर चल पड़ी। पूरे रास्ते वो खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। खुद से कह रही थी, मुझे मजबूत रहना है, उन्हें पता नहीं चलने देना है कि मुझे सब मालूम है, मुझे बिल्कुल नॉर्मल रहना है। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला, तब प्रिया रसोई में थी। सुमन को देखकर बोली, मम्मी, तू वापस कैसे? ट्रिप कैंसिल हो गई क्या? सुमन मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटी, रीता की तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने अगली बार जाने का सोचा। मैं पासपोर्ट लेने आई थी, लेकिन उसका फोन आया, वो वापस चली गई। प्रिया बोली, हाँ बुरा हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार जाना। सुमन ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई।
फिर बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी, अगले कुछ दिन कैसे गुजरेंगे। उनके सामने ऐसे व्यवहार करना जैसे मुझे कुछ पता नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। अगली सुबह सुमन ने अरुण को फोन किया और दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस गए। अरुण ने वहां नोटिस दाखिल किया कि सुमन की संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा सिर्फ उसकी मौजूदगी में ही हो सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी प्रतिनिधि को इसका कोई अधिकार नहीं। इस नोटिस की कॉपी उन्होंने अपने पास रखी। फिर दोनों बैंक गए और सुमन ने सारे अकाउंट्स में नॉमिनी बदल दिया। जहां पहले प्रिया नॉमिनी थी, वहां अब एक चैरिटी ट्रस्ट को नॉमिनी बना दिया, वही ट्रस्ट जो अरुण चलाता था और सुमन को उस पर पूरा भरोसा था। सुमन ने सारे फिक्स डिपॉजिट भी सुरक्षित कर लिए। बैंक मैनेजर को साफ हिदायत दी कि कोई बड़ा लेन देन सिर्फ उसकी मौजूदगी में ही हो। बैंक मैनेजर, जो सुमन को कई सालों से जानता था, उसने पूछा, मैडम कोई परेशानी है क्या? अचानक इतने बदलाव क्यों? सुमन ने संक्षेप में कहा, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रही हूं। मैनेजर ने समझदारी दिखाई और बोला, मैडम आप बिल्कुल सही कर रही हैं। अब आपके सारे अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी जानकारी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर सुमन को थोड़ी राहत मिली। कम से कम उसकी संपत्ति तो अब सुरक्षित थी। घर लौटकर सुमन ने जितना हो सके नॉर्मल व्यवहार करने की कोशिश की। वो रसोई में जाती, खाना बनाती, प्रिया से बातें करती। शाम को विक्रम ऑफिस से लौटता तो उससे आम बातें करती, लेकिन मन में हर वक्त दर्द रहता था। हर बार जब वो उन दोनों को देखती तो वो बात याद आ जाती जो उसने खिड़की के बाहर खड़ी होकर सुनी थी। वो योजनाएं उसका घर छीनने की, उसकी बचत लूटने की थी। कुछ दिनों बाद एक शाम विक्रम सुमन के पास आया और बोला, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुमन बोली, हाँ बोलो दामाद जी। विक्रम ने कहा, मैं और प्रिया एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं। छोटा सा स्टार्टअप है, लेकिन इसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। सोचा आप हमारी मदद कर सकती हैं क्या? सुमन को पता था कि ये पल आने वाला था, इसलिए वो मन में पहले से तैयार थी। उसने शांत लहजे में पूछा, कितने पैसे चाहिए? विक्रम बोला, अगर आप 7-8 लाख दे सकें तो बहुत मदद हो जाएगी। हम बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस चल पड़ा तो ब्याज सहित लौटा देंगे। सुमन बोली, मुझे इस पर सोचना पड़ेगा, ये बड़ी रकम है। मैं अपने बैंक मैनेजर से बात करूंगी, फिर बताऊंगी। विक्रम के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन वो बोला, ठीक है सोच लो मम्मी जी, लेकिन जल्दी बताना, हमारा प्लान देर ना हो जाए। और फिर एक दिन विक्रम ने अपनी असली चाल चली। वह बोला, मम्मी जी एक बात सुझा रहा हूं, घर के कागजात मेरे और प्रिया के नाम पर भी क्यों नहीं कर देती? जॉइंट हो जाएगा। आगे कोई दिक्कत आई तो आसानी से हैंडल कर लेंगे। आपकी उम्र भी बढ़ रही है, कभी कोई इमरजेंसी आई तो हम आपकी मदद कर सकेंगे। सुमन को मन ही मन हल्की हंसी आई, क्योंकि यही बात तो वो उस दिन खिड़की के बाहर सुन रही थी और अब वो अपनी असली चाल खेल रहा था। लेकिन सुमन ने बहुत शांत होकर कहा, विक्रम ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं अपने वकील से बात करूंगी, फिर बताऊंगी। विक्रम तुरंत बोला, वकील की क्या जरूरत मम्मी जी, ये तो फैमिली मैटर है, हम आपस में तय कर लेंगे। सुमन ने सख्ती से कहा, नहीं दामाद जी, घर के कागजात बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए वकील की सलाह के बिना मैं कोई फैसला नहीं लूंगी। ये घर मेरे पति ने बनाया है, मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। विक्रम का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। बस इतना कहा, ठीक है मम्मी जी, सोच लो, लेकिन ज्यादा देर मत करना। उस रात सुमन ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया और बोली, बेटी मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। प्रिया आई और उसके पास बैठ गई। सुमन ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, प्रिया तू सचमुच खुश है ना? सच बता। प्रिया थोड़ी घबरा गई, फिर बोली, हाँ मम्मी मैं खुश हूं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? सुमन बोली, बस ऐसे ही, मुझे लगता है तू कुछ छुपा रही है, कोई परेशानी है क्या? प्रिया बोली, नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन सुमन को प्रिया की आंखों में कुछ और दिख रहा था, शायद डर
शायद झूठ, शायद मजबूरी। सुमन को समझ आ गया कि प्रिया उससे सच नहीं बोल रही। शायद विक्रम ने उसे डरा रखा था, या शायद वो खुद भी उतनी ही लालची थी। सुमन ने प्रिया को जाने दिया और खुद बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उसने मन में ठान लिया, अब सही वक्त आ गया है। मैंने अपनी संपत्ति सुरक्षित कर ली है और मेरे पैसे भी सुरक्षित हैं। तो अब मुझे उनके सामने खड़ा होना है, क्योंकि अब सुमन को उन्हें बताना था कि उसे सब कुछ पता है। और अब उन्हें दिखाना था कि वो कोई कमजोर, फंसाई जा सकने वाली कोई बूढ़ी औरत नहीं है। अगले दिन सुमन ने अरुण को फोन किया और सब बताया। विक्रम कैसे पैसे मांग रहा है और घर के कागजात अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहा है। अरुण बोला, सुमन भाभी, अब आपको उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। ऐसा करते हैं, हम एक मीटिंग रखते हैं और सारे कागजात लेकर जाते हैं और उन्हें साफ साफ बताते हैं कि आपको सब पता है। इस पर सुमन बोली, ठीक है, कल ही ये सब खत्म कर देते हैं, मुझे अब ये नाटक और बर्दाश्त नहीं होता। अरुण बोला, ठीक है भाभी, कल मैं आपके घर आऊंगा। फिर सुमन ने प्रिया को बताया, आज शाम एक जरूरी मीटिंग है, विक्रम को भी घर पर रहने को कहना, मेरे वकील कुछ कागजात के लिए आ रहे हैं। प्रिया ने पूछा, किन कागजात के लिए माँ? सुमन शांत होकर बोली, घर के कागजात के लिए। विक्रम ने ज्वाइंट करने की बात की थी ना, इसलिए वकील को बुलाया है, हम सब मिलकर बात करेंगे। प्रिया के चेहरे पर खुशी झलक गई। उसने तुरंत विक्रम को फोन किया। विक्रम भी शाम को घर रहने को राजी हो गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनका प्लान कामयाब होने वाला है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुमन क्या करने वाली है। शाम ठीक 4 बजे अरुण घर आया। उसके साथ एक और लेडी वकील थी जो कागजात की एक्सपर्ट थी। तीनों लिविंग रूम में बैठे विक्रम और प्रिया आकर बैठ गए। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे आज उसका काम हो जाएगा। अरुण ने अपनी बैग खोला और कुछ कागज निकाला। फिर विक्रम की ओर देखकर बोला, विक्रम, मुझे पता चला है कि तुम सुमन जी का घर अपने नाम करवाना चाहते हो, क्या ये सच है? विक्रम थोड़ा चौंका और बोला, हाँ सर, लेकिन पूरी तरह मेरे नाम पर नहीं, बल्कि जॉइंट होगा, मेरे, प्रिया के और मम्मी जी के नाम पर। हम सब मालिक होंगे। अरुण बोला, ठीक है, लेकिन एक बात समझनी है, तुम ये क्यों करना चाहते हो? विक्रम बोला, सर, मम्मी जी अब उम्र दराज हो रही हैं, आगे कोई इमरजेंसी आई तो हम उनकी मदद कर सकेंगे, इसलिए घर सबके नाम पर होना अच्छा है। अरुण मुस्कुराकर बोला, अच्छा विचार है, लेकिन एक बात बताओ, क्या सुमन जी भी यही चाहती हैं? फिर अरुण सुमन की ओर मुड़ा और बोला, सुमन जी, ये सच है, क्या आपको भी यही चाहिए? सुमन ने गहरी सांस ली। यही वो पल था जिसका वो इंतजार कर रही थी। एक बार उसने विक्रम और प्रिया दोनों की ओर देखा और बहुत शांत लहजे में बोली, नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, और मेरी बेटी और दामाद की सारी योजनाएं भी मुझे पता हैं। इतना सुनते ही कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिया ने झटके से सुमन की ओर देखा और बोली, मम्मी, आप क्या कह रही हैं? इस पर सुमन ने सख्ती से कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूं प्रिया। जिस दिन मैं एयरपोर्ट से पासपोर्ट लेने घर लौटी थी, उस दिन मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थीं। घर की खिड़की के बाहर खड़ी होकर मैंने सब कुछ सुना। तुम कैसे मेरा घर लेने की योजना बना रहे थे, मेरी बचत, मेरी पेंशन हड़पने का प्लान बना रहे थे, और मुझे छोटे फ्लैट में भेजने का इरादा भी था तुम लोगों का। विक्रम खड़ा हो गया और बोला, ये आपकी गलत फहमी है मम्मी जी, आपने कुछ गलत सुना होगा, हम तो आपके भले के लिए ही सोच रहे थे। सुमन ने उसकी बात काटते हुए कहा, गलत फहमी नहीं दामाद जी, मैंने सब साफ सुना था। आप कह रहे थे कि बुजुर्ग लोग भावुक होते हैं, उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेंगे, फिर घर अपने नाम कर लेंगे, फिर बिजनेस के लिए उनकी बचत लेंगे, यही आपके शब्द थे ना? विक्रम का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में बोला, तो क्या हुआ, ये घर आखिर प्रिया का है ना? आप तो अब बूढ़ी हो गई हैं, तो इतने बड़े घर की आपको क्या जरूरत, छोटे फ्लैट में आराम से रह सकती हैं। विक्रम बोलता चला गया।
प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की। वो बोली, विक्रम प्लीज। लेकिन विक्रम नहीं रुका। वह बोला, देखिए मम्मी, हम आपकी फिक्र करते हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। हमें बिजनेस शुरू करना है, इसलिए पैसों की जरूरत है। और आपके पास तो सब कुछ है, पेंशन है, बचत है, थोड़ी मदद कर दें तो इसमें गलत क्या है? सुमन ने सब सुना और बहुत ठंडे लहजे में बोली, गलत ये है दामाद जी कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे मूर्ख समझते हैं और आप मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अरुण ने अपने कागज टेबल पर रखा और बोला, विक्रम, सुमन जी ने पहले ही सारे कानूनी कदम उठा लिए हैं, इसलिए उनकी संपत्ति के बारे में रजिस्ट्रार ऑफिस में नोटिस दाखिल है कि कोई सौदा सिर्फ उनकी मौजूदगी में ही हो सकता है। किसी पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्यता नहीं है। उनके सारे बैंक अकाउंट्स में नॉमिनी भी बदल दिया गया है, इसलिए अब प्रिया नॉमिनी नहीं है। इनके सारे फिक्स्ड डिपॉजिट भी सुरक्षित हैं और वो सिर्फ सुमन जी ही इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए अब तुम्हारी कोई योजना काम नहीं आएगी। विक्रम का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से से भर गया। वो चिल्लाकर बोला, ये धोखा है, ये घर तो प्रिया का हक है, आप ऐसा नहीं कर सकती। सुमन शांत होकर बोली, ये घर मेरा है दामाद जी, मेरे पति ने इसे बनाया है, ये मेरी संपत्ति है। मैं जिंदा हूं तब तक ये मेरी ही रहेगी। अगर मेरी इच्छा हुई तो प्रिया को वारिस बनाऊंगी, लेकिन वो फैसला मेरा होगा, आपकी योजना के मुताबिक नहीं। विक्रम प्रिया की ओर मुड़ा और बोला, तू कुछ नहीं बोलेगी, ये तेरी मम्मी है, उनसे बात कर। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप बैठी रही। अरुण बोला, विक्रम, मैं तुझे सलाह देता हूं, ये हालत शांतिपूर्वक स्वीकार कर लो। सुमन जी ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारे खर्च में मदद की, और बदले में तुमने क्या किया? उनके पीठ पीछे उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश रची। ये बहुत गलत है। कोई और होता तो तुम पर केस भी कर देता, लेकिन सुमन जी अभी भी तुम्हें मौका दे रही हैं। विक्रम बोला, कैसा मौका? अरुण बोला, मौका सम्मान से यहां से जाने का, अपनी गलती मानने का और नई शुरुआत करने का। विक्रम को समझ आ गया कि अब उसकी कोई चाल काम नहीं आएगी। वो गुस्से में अपनी बैग उठाया और बोला, ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, आपने अपनी बेटी का हक छीना है। सुमन शांत होकर बोली, मैंने किसी का हक नहीं छीना दामाद जी, मैंने सिर्फ अपना हक बचाया है। और अगर प्रिया सचमुच मुझसे प्यार करती है तो उसे समझ आएगा कि मैंने जो किया सही किया। विक्रम प्रिया की ओर मुड़ा और बोला, चल हम यहां से जाते हैं। लेकिन प्रिया नहीं उठी, वो वहीं बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम फिर बोला, प्रिया, मैंने कहा ना चल। तब प्रिया धीरे से बोली, तू जा विक्रम, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, इसका क्या मतलब? तू मेरे साथ नहीं आएगी? प्रिया बोली, मुझे नहीं पता विक्रम, मुझे सब समझना है। तूने जो किया, जो सोचा, सब कुछ, मैं अभी कोई फैसला नहीं ले सकती। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोला, ठीक है, तेरी मर्जी, मैं जा रहा हूं। और वो घर से बाहर निकल गया। कमरे में सिर्फ सुमन, प्रिया, अरुण और दूसरी वकील रह गई। प्रिया रो रही थी। वो सुमन की ओर देखकर बोली, मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बिगड़ जाएगा। विक्रम ने मेरे दिमाग पर बहुत असर डाला था। वो कहता था कि हम सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगा था कि ये गलत है। सुमन प्रिया के पास गई, उसके सिर पर हाथ रखी और बोली, बेटी, मुझे समझ आता है तू मुश्किल हालत में थी, लेकिन पति का साथ देने से पहले सही गलत का फर्क समझना चाहिए था। मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे जन्म दिया, पाला, और फिर भी तू मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। प्रिया बोली, मम्मी, मुझे पता था कि ये गलत है, इसलिए मैं विक्रम को बार बार मना करती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। वो कहता था कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो वो मुझे छोड़ देगा, इसलिए मुझे डर लगता था कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी, इसलिए मैं चुप रही। सुमन बोली, प्रिया, डर के मारे गलत करना कभी सही नहीं होता। तुझे अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए थी, मेरे पास आकर सब बताना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया।
तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, ऐसी हालत में जहां मुझे खुद की ही रक्षा करनी पड़ी। प्रिया बोली, मम्मी अब मैं क्या करूं? विक्रम चला गया है, मैं कहां जाऊं? सुमन बोली, बेटी ये फैसला तेरा है। अगर तू विक्रम के पास वापस जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन अगर यहां रहना चाहे तो रह सकती है। लेकिन यहां रहने के कुछ नियम होंगे। पहला नियम, तू मेरा सम्मान करेगी। दूसरा, तू अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगी, नौकरी करेगी, अपने खर्च खुद उठाएगी। और तीसरा, तू फिर कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगी। प्रिया बोली, मम्मी मुझे यहीं रहना है, मैं विक्रम के पास वापस नहीं जाऊंगी। उसने मुझे इस्तेमाल किया, उसने मुझसे प्यार नहीं किया, उसे सिर्फ तेरी संपत्ति दिखती थी। अब मुझे समझ आ गया कि वो कैसा इंसान है। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। सुमन ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह बोली, बेटी मैं तुझे माफ करती हूं, लेकिन ये आखिरी मौका है। आगे अगर तूने फिर कभी मेरे साथ ऐसा धोखा किया तो मैं माफ नहीं करूंगी। अरुण और दूसरी वकील ने मां बेटी को देखा और हल्के से मुस्कुराए। अरुण बोला, सुमन भाभी आपने बहुत अच्छा किया। आपने अपने हक बचाए और साथ ही अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाया। आपकी हिम्मत की मैं दिल से तारीफ करता हूं। सुमन ने भी अरुण का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी मदद के बिना शायद वो ये सब कर नहीं पाती। अगले कुछ हफ्तों में घर में बहुत बदलाव आए। विक्रम अपना सारा सामान लेकर चला गया। प्रिया ने तलाक के कागज दाखिल कर दिया। फिर उसने नई नौकरी ढूंढी और खुद के पैरों पर खड़ी होने की कोशिश शुरू की। फिर धीरे धीरे माँ बेटी का रिश्ता सुधरने लगा। प्रिया ने दिल से अपनी गलती मानी और अपनी माँ सुमन का सम्मान करने लगी। अब वो अपनी माँ से सलाह लेती, उसके साथ वक्त बिताती, दोनों मिलकर खाना बनाती, फिर एक साथ बैठकर टीवी देखती। घर में फिर से वो पुरानी अपनापन और गर्माहट लौट आई थी। एक दिन प्रिया सुमन से बोली, मम्मी मुझे बहुत पछतावा है कि विक्रम की बातों में आकर मैंने तेरे साथ ऐसा किया, जबकि तूने मुझे सब कुछ दिया, घर दिया, प्यार दिया, और मैंने क्या किया? तेरे साथ धोखा करने की कोशिश की। सुमन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखते हैं। तूने अपनी गलती मानी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग अपनी गलती मानते तक नहीं, लेकिन तूने मानी और खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्रिया बोली, मम्मी मैं तुमसे वादा करती हूं, अब मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं हमेशा तेरा सम्मान करूंगी, तेरी देखभाल करूंगी और किसी को भी हमारे बीच फूट नहीं डालने दूंगी। सुमन ने उसे गले लगाया और बोली, मुझे तुझ पर भरोसा है बेटी, अब तू बहुत समझदार हो गई है। इसके बाद कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। प्रिया की नौकरी अच्छी चल रही थी, उसका तलाक भी आखिरी स्टेज में था। विक्रम ने कई बार फोन करके वापस आने की गुजारिश किया, लेकिन प्रिया ने साफ इनकार कर दिया। वो बोली, अब मुझे नई जिंदगी शुरू करनी है, सच और सम्मान पर टिकी जिंदगी, झूठ और लालच पर नहीं। एक दिन सुमन और प्रिया घर में बैठकर चाय पी रही थीं। प्रिया ने पूछा, मम्मी एक सवाल पूछूं? सुमन बोली, हाँ पूछ बेटी। प्रिया बोली, उस दिन तुझे कैसे पता चला कि घर लौटना चाहिए? पासपोर्ट भूलना तो एक गलती थी ना? सुमन मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, पासपोर्ट भूलना गलती थी, लेकिन कभी कभी गलतियां भी अच्छे के लिए होती हैं। अगर मैं पासपोर्ट नहीं भूलती तो घर नहीं लौटती, और घर नहीं लौटती तो तुम्हारी और विक्रम की वो बातें नहीं सुन पाती, और वो बातें नहीं सुनती तो शायद आज मैं यहां ना होती। तब शायद तुम लोग अपनी योजना पूरी कर लेते। इस पर प्रिया बोली, मम्मी ये तो सचमुच किस्मत थी, एक छोटी सी गलती ने सब बदल दिया। सुमन बोली, हाँ बेटी, कभी कभी किस्मत हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए। इसलिए मेरा पासपोर्ट भूलना गलती नहीं थी, वो एक इशारा था मेरी आंखें खोलने के लिए, मेरे आसपास क्या चल रहा है वो देखने के लिए। और मैंने देखा भी, मैंने सुना भी, और फिर मैंने अपने हक बचाए। प्रिया बोली, मम्मी तू बहुत मजबूत है, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने अकेले इतना बड़ा फैसला लिया, इतना हिम्मत दिखाया। मैं तेरी जगह होती तो शायद कर नहीं पाती। सुमन बोली, बेटी
जब अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं तो इंसान को मजबूत बनना पड़ता है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे खुद की रक्षा करनी थी, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। अरुण जी ने बहुत मदद किया, उनके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। आज जब सुमन पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि वो दिन, जिस दिन वो एयरपोर्ट से घर लौटी थी, उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन था। उस दिन वो सिर्फ पासपोर्ट नहीं लाई थी, वो अपना आत्मसम्मान वापस लाई थी, अपने हक वापस लाई थी, अपनी जिंदगी वापस लाई थी। और आज वो अपने घर में शांति से रहती है। उसकी बेटी उसके साथ है, उनके बीच प्यार है, सम्मान है और भरोसा है। यही सबसे बड़ा सुकून है। आज सुमन सबको यही कहना चाहती है, कभी अपने हक को कम मत समझना। उम्र कितनी भी हो जाए, खुद का सम्मान और सुरक्षा सबसे ऊपर है। चाहे आप कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन आपके पास जो है वो आपका है, कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। और अगर कोई कोशिश करे तो उसका मुकाबला करो, अपनी आवाज उठाओ, अपने हक की रक्षा करो और सबसे जरूरी, अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में हमेशा सतर्क रहो। घर के कागजात सुरक्षित रखो, बैंक अकाउंट्स पर खुद का कंट्रोल रखो, किसी को भी अंध भरोसे पावर ऑफ अटॉर्नी मत दो और हमेशा अच्छे वकील की सलाह लो। सुमन की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार प्यार, सम्मान और भरोसे से बनता है। और जब ये चीजें खत्म हो जाएं, तो परिवार भी खत्म हो जाता है। विक्रम सुमन का दामाद था, लेकिन उसने जो किया वो दुश्मन करता है। इसलिए सुमन ने उसके साथ वैसा ही किया, उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि वो इस घर में रहने लायक नहीं था। और अपनी बेटी को सुमन ने एक और मौका दिया, क्योंकि प्रिया ने अपनी गलती मानी और खुद को सुधारने की कोशिश की। आज सुमन खुश है, शांत है और सुरक्षित है। और सबसे जरूरी, वो अपने घर की मालकिन है, किसी की मेहरबानी से नहीं, बल्कि अपने हक से। ये संपत्ति उसकी है, उसकी और उसके पति की मेहनत का फल है। और जब तक वो जिंदा है, ये सब उसका ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी सुमन की कहानी। ऐसी कहानी जिस पर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ये पूरी तरह सच है। सुमन की जिंदगी की सच्ची कहानी। और ये कहानी सुमन की तरफ हमने आपसे शेयर की, ताकि आप भी इससे कुछ सीखें, ताकि आप भी अपने हक की रक्षा करें, अपनी आवाज उठाइए, चाहे सामने अपने ही क्यों ना हो। अब सुमन आपसे जानना चाहती है कि उसकी कहानी आपको कैसी लगी। आपको लगता है कि उसने सही किया? और अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आप भारत के किस शहर से ये कहानी पढ़ रहे हैं। सुमन को आपके विचार जानने की बहुत उत्सुकता है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपको लगता है कि और लोगों को भी ये पढ़नी चाहिए, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आपको मिलती रहें। याद रखें, जिंदगी में कभी कभी छोटी गलतियां बड़ी सीख दे जाती हैं। सुमन का पासपोर्ट भूलना गलती थी, लेकिन उस गलती ने उसकी जिंदगी बचा ली। उस गलती ने उसे सच दिखाया। और आज सुमन यहां खड़ी है, मजबूत, आत्मविश्वास से भरी और अपने हक के लिए लड़ने वाली। इसलिए कभी हार मत मानना, खुद को कमजोर मत समझना और हमेशा अपने हक के लिए लड़ना, चाहे सामने कोई भी हो। तो दोस्तों, अगर आपको सुमन की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।